आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत महामारी के बीच दक्ष और अनुकूलनशील बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत ने इस अवधि के दौरान खनन, अंतरिक्ष, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में बड़े सुधार लागू किए हैं। प्रधानमंत्री ने कल विवाटेक्स में कहा कि भारत में वो सब कुछ है जिसकी अन्वेषकों और निवेशकों को आवश्यकता है। उन्होंने विश्व को 5 स्तंभों प्रतिभा, बाजार, पूंजी, पारिस्थितिकी और उदारता की संस्कृति के आधार पर भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व के सबसे बड़े स्टार्टअप क्षेत्र के रूप में उभरा है। Our nation is home to one of the world's largest startup ecosystems. Several unicorns have come up in the recent years. India offers what innovators and investors need. I invite the world to invest in India based on the 5 pillars of talent, market, capital, ecosystem, and culture of openness. Indian tech talent pool is famous across the world. Indian youth have given tech solutions to some of the world's most pressing problems. श्री मोदी ने कहा कि जहां पारंपरिक उद्यम विफल होते हैं, वहां नवाचार से सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी ने अनेक पारंपरिक विधियों को परखने का अवसर दिया और नवाचार ने ही इस स्थिति से बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया से लोगों को संकट से निपटने, संपर्क बनाए रखने और छोटी जगह से भी काम करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति की बैठक में गहन सागर मिशन और पोषण आधारित उर्वरकों पर सब्सिडी दरों के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि गहन सागर मिशन के बारे में इस भविष्योन्मुखी निर्णय से संसाधनों के लिए सागर अन्वेषण और समुद्री संसाधनों के उपयोग के लिए गहरे सागर से संबंधित प्रौद्योगिकी का विकास हो सकेगा। इससे समुद्री संसाधनों पर आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि गहरे सागर का सर्वेक्षण और खोज की जाएगी। भारत ने तय किया है कि आने वाले 5 सालों में ये डीप ओशन मिशन, इससे जिस ब्लू इकोनॉमी की हमने कल्पना की है, मत्स्य व्यवसाय से लेकर समुद्र की सारी शक्तियों का विकास के लिए दोहन करने का काम होगा। 6000 मीटर नीचे जाकर पानी में वहां मिनरल्स है, उसकी स्टडी अभी तक नहीं हुई, इसलिए ये काम पहला होगा। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2021-22 के लिए फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरकों के लिए पोषण आधारित सब्सिडी दरें तय करने से किसानों को किफायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि सरकार यूरिया के प्रत्येक बोरे पर 900 रुपये की सब्सिडी देती है। कोविड संक्रमण के कुल मरीजों में लगातार कमी आने और संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ने के साथ ही देश महामारी पर नियंत्रण पाने के पथ पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इन दिनों नए मरीजों की संख्या 1 लाख से कम है। महामारी से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 95.80% हो गई है। देश में अब तक 38 करोड़ 33 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि इस समय देश में 1271 सरकारी और 1383 निजी प्रयोगशालाओं को मिलाकर 2654 प्रयोगशालाओं के माध्यम से कोविड नमूनों की जांच की जा रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि कोविड महामारी की पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर के दौरान 28% गर्भवती महिलाओं और प्रसूता महिलाओं में संक्रमण के लक्षण पाए गए। पहली लहर में ऐसी
14% महिलाओं में ही संक्रमण के लक्षण नजर आए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव के आसान उपाय, मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा है कि सरकार ने वृद्धजनों और दिव्यांगजनों के लिए घर के निकट टीकाकरण केंद्र बनाने की अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। श्री कटारिया ने कल वृद्धजनों के साथ दुर्व्यवहार के प्रति विश्व जागरूकता दिवस के अवसर पर बुजुर्गों की सहायता के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न उपायों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जल्द से जल्द टीकाकरण के जरिए बुजुर्गों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं। श्री गहलोत आज 14 दिव्यांगता शीघ्र सहायता और उपचार केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत आज इस कार्यक्रम केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत देश के 7 राष्ट्रीय संस्थानों और 7 क्षेत्रीय केंद्रों में स्थित हैं। इन केंद्रों से दिव्यांगों को उपचार और पुनर्वास संबंधी सुविधाएं तथा दिव्यांग बच्चों को स्कूल पूर्व प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोविड टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI के कार्यकारी समूह के अध्यक्ष डॉक्टर N.K. अरोड़ा ने कहा है कि कोविशील्ड खुराक के बीच अंतर बढ़ाने का निर्णय वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित है। दूरदर्शन समाचार के साथ एक साक्षात्कार में डॉक्टर अरोड़ा ने बताया कि कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच के अंतर को 4 से 6 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह करना एडिनोवेक्टर टीकों के व्यवहार के संबंध में मौलिक वैज्ञानिक कारण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस साल अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ब्रिटेन के पब्लिक हेल्थ की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार खुराक में अंतराल 12 सप्ताह होने पर टीके का प्रभाव 65 से 88% के बीच होता है। राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली में कल 212 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। दिल्ली सरकार ने कहा है कि कल 516 लोग संक्रमण मुक्त हुए, जबकि 25 लोगों की मृत्यु हुई। दिल्ली में इस समय कोरोना के 2449 मरीज उपचाराधीन हैं। कल 53,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक 62 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज असम का दौरा करेंगे। वे सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 12 सीमावर्ती सड़कों का उद्घाटन करेंगे। देश की पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान देने की नीति सीधे पूर्वोत्तर राज्यों के विकास से जुड़ी है। केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र में संपर्क, शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुध निर्माणी बोर्ड और इससे संबंधित 41 फैक्ट्रियों को सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों की तर्ज पर 7 कारपोरेट कंपनियों में पुनर्गठित करने को मंजूरी दे दी है। आयुध निर्माणी बोर्ड का वार्षिक टर्नओवर लगभग 19,000 करोड़ रुपए है। 100% सरकारी स्वामित्व वाली ये कंपनियां युद्ध सामग्री और गोला बारूद, वाहन, टैंक, लड़ाकू और बारूदी सुरंगरोधी वाहन और अन्य हथियारों और उपकरण तथा पैराशूट के निर्माण कार्य की देखरेख करेंगी। ब्रिक्स नेटवर्क के तहत आने वाले विश्वविद्यालयों का 3 दिन का वर्चुअल सम्मेलन कल IIT बॉम्बे में शुरू हुआ। सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में परिवहन क्षेत्र में तेजी से बदलाव आ रहा है और ट्रक से लेकर ई-रिक्शा, साइकिल और अन्य वाहनों में जैव ईंधन का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। उन्होंने देश के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों से ऐसे नवाचारी प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान करने को कहा जिससे ई मोबिलिटी और बढ़ाई जा सके। उन्होंने ब्रिक्स देशों के बीच भी इस क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग की अपील की। ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के 18 विशेषज्ञ 3 दिन के इस सम्मेलन के दौरान इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जुड़े विभिन्न पक्षों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। रबी फसल के गेहूं की खरीद सुगमतापूर्वक चल रही है। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में इस वर्ष 13% अधिक गेहूं की खरीद की गई है। अब तक 4,28,77,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा गया है। इससे करीब 48,20,000 किसानों को लाभ हुआ है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।